नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिजीत अजय मैंने आज जो वीडियो हमारा जो बनने वाला है, वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले वो है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में। सिंपल लैंग्वेज के अंदर में उसको बोला जा सकता है हम लोग चेक बाउंस के संबंध में। हाल फिलहाल कोरोना का जो काल चल रहा है, ये काल में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों की दिक्कत हो रही होगी, ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे, चेक उनके बाउंस हो जा रहे होंगे। तो आपके मन में प्रश्न होंगे कि क्या करा जा सकता है, चेक बाउंस होने के बाद में किस तरह कैसे लीगल एक्शन ली जा सकती है। ऐसे अनेक प्रश्न आपके मन में होंगे। तो बस वही प्रश्नों के लिए उत्तर देने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी लीगली उसके सोर्सेज है और जो भी लीगल एक्शन आप ले सकते हैं उस संबंध में। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 138 क्या है ये आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि चेक बाउंस का जो सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको अभी सेक्शन पढ़ के बताता हूँ। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, ये इसका टाइटल है। अब वो उसका पूर्ण संपूर्ण ऐसा है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विथ अ banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part of any debt or other liabilities returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check, or that or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank. Such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this act, be punished with imprisonment for which may a term which may not extend to 2 years, or with fine which may extend to twice the amount of the check, or with both. तो मैं आपको अब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसके अंदर ऐसा दिया है ये सेक्शन के अंडर में कि कोई इंसान अगर किसी को चेक देता है, उसका और उसके बीच में हुई कोई लीगल ट्रांजेक्शन के लिए, तो जिसको चेक दिया गया है वो इंसान जब उसके बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करता है और वो चेक अगर क्लियर नहीं होता है और उसके ऊपर में मेंशन होता है कि फंड्स इनसफिशिएंट है, उसके खाते के अंदर में रकम अपूर्ण थी, इस वजह से चेक अगर वापस दिया जाता है बैंक अगर वापस देती है, तो इस पर से ये समझा जाएगा कि उसने ये सेक्शन 138 के अंडर में क्राइम किया है। और इसके अंदर में जो कोर्ट है, मेहरबान कोर्ट को पावर ऐसी है कि वो उसके अंदर में सामने वाले अगर क्राइम सिद्ध हो जाता है तो सामने वाले को इम्प्रिजनमेंट कम से कम मैक्सिमम 2 साल और ट्वाइस जो आपका अमाउंट का चेक है वैसा दंड दे सकती है। दोनों में से कोई एक या तो फिर दोनों सज़ा दे सकती है। ऐसा ये इसके अंदर में बताया गया है। अब मैं आपको ज़्यादा लीगल पॉइंट्स के अंदर में नहीं जाते हुए, आपको लीगल पॉइंट्स के लिए आपको लगे उतने वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। और आप अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप अगर कहीं भी जाते हो, आपके कोई भी एडवोकेट तो आपको इसके बारे में गाइडेंस करेंगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि आपको होने के बाद क्या करना है। तो हम एग्ज़ाम्पल के लिए ए और बी लेंगे, इमेजिनरी फिगर। तो ए है, ए का रिटेल शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, और जो बी है, बी का इलेक्ट्रॉनिक्स का होलसेल का और डिस्ट्रीब्यूटरशिप का उसका ये है बिज़नेस है। तो ए और बी के अंदर में इस वजह से हमेशा ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। तो अब ए और बी के बीच में 2,40,000 का ट्रांजेक्शन हुआ। ए ने बी से माल परचेज़ किया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का और उसको 2,40,000 का चेक दिया। अब चेक दिया, उसके बाद में जब उन्होंने उसको चेक दे दिया है, ए ने बी को जब चेक दिया है तो वो दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, इसीलिए ए ने बी को चेक दिया है। तो अब एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को 1 जनवरी को चेक दिया, उसने उससे जो माल परचेज़ किया उसके लिए। तो अब 1 जनवरी को बी को चेक मिला है, तो अब बी को 1 जनवरी को चेक मिला है, तो बी को 1 जनवरी से लेके जो चेक की वैलिडिटी रहती है वो 3 महीनों की रहती है। तो 3 महीने के अंदर में बी को वो चेक उसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना होगा, और 3 महीने के बाद में अगर वो डिपॉजिट करता है तो वो चेक वैलिड नहीं रहेगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि बी ने वो चेक उसके अकाउंट में 2 जनवरी को डिपॉजिट किया, उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया।
अब बी ने जब 2 जनवरी को डिपॉजिट किया तो उसके बाद में बी को, जब बी 3 जनवरी को बैंक में जाता है तो उसको बैंक के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसका चेक जो है चेक बाउंस हो गया, चेक रिटर्न आ गया। बैंक उसे चेक मेमो देती है 3 जनवरी को, और चेक मेमो के ऊपर में रीज़न मेंशन करती है कि फंड्स इनसफिशेंट। इसका मतलब ये होता है कि ए के अकाउंट के अंदर में इतने फंड्स ही नहीं थे जितने का उसने चेक दिया है। इस वजह से वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, वो चेक अनपेड रहा, वो चेक डिसऑनर हो गया। अब 3 जनवरी को बी को चेक मेमो मिलता है। तो अब बी ने क्या करना चाहिए, इसके अंदर लीगल एक्शन क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 3 जनवरी को बी को चेक मेमो मिला है, तो अब बी के पास में 30 डेज़ का लिमिटेशन का पीरियड है। उसको 30 डेज़ के अंदर में ए को लीगली नोटिस भेज के उससे पैसे डिमांड करने हैं, जो भी उनका लीगली जो भी उनका हुआ है ट्रांजेक्शन वो अमाउंट का। तो अब 3 जनवरी से एक कंसिडर करें 2 फरवरी तक के उसके पास में 30 डेज़ का पीरियड है, या कम ज़्यादा हो सकते हैं। 30 डेज़ आप काउंट कर लीजिए 3 जनवरी से। तो हम कंसिडर करेंगे कि बी ने ए को 6 जनवरी को नोटिस सेंड करी, लीगल नोटिस सेंड करी। अब जो लीगल नोटिस ए को 7 जनवरी को मिली। अब ए को 7 जनवरी को लीगल नोटिस मिली, तो अब ए के पास में 7 जनवरी से 15 दिन का टाइम है बी को उसका पैसा रीपे करने के लिए। अब अगर ए 7 जनवरी के बाद से 15 दिन के अंदर में बी को पैसा रीपे नहीं करता है, तो फिर बी उसके लिए आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है लीगल एक्शंस के लिए। तो ये समझ लीजिए आप 7 जनवरी से 15 दिन का पीरियड 22 जनवरी को कंप्लीट हो जाता है। 22 जनवरी के अंदर में ए को बी को पेमेंट देना है। तो अब हम ये कंसिडर करेंगे इसके अंदर में कि जो बी है वो 22 जनवरी तक रुकता है, पर 22 जनवरी तक के ए उसको उसका पेमेंट नहीं देता। तो अब इसके बाद में बी को जाहिर सी बात है आगे फर्दर जाना पड़ेगा लीगल एक्शन के लिए। तो अब बी जो है बी को 22 जनवरी से लेके तो एक महीने के अंदर में जो भी संबंधित मेहरबान कोर्ट है वहाँ पे उसको जाके उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। इस संबंध में एक कंप्लेंट फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करना है, अर्ज फाइल करना है उसे। तो 22 जनवरी से 22 फरवरी एक महीने का टाइम बी के पास है। अब फाइलिंग कैसे होगी कोर्ट के अंदर में, आप लिमिटेशन समझ गए किस तरीके का लिमिटेशन है। जिस दिन चेक मेमो, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, जिस दिन चेक बाउंस होके बैंक आपको चेक मेमो देती है, जो डेट को आपको चेक मेमो मिला है उधर से 30 डेज़ के अंदर में आपको सामने वाले इंसान को नोटिस भेजनी है, लीगल नोटिस पैसे डिमांड करने के लिए। जब सामने वाले इंसान को नोटिस मिल जाती है तो उसके बाद में उसके पास में जो डेट को वो नोटिस रिसीव करता है वो डेट से लेके तो 15 डेज़ का टाइम उसके पास में आपको पैसे रीपे करने का है। अगर 15 डेज़ के अंदर में आपको पैसे रीपे नहीं करता है तो फिर 15 डेज़ कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में भी एक महीने का टाइम है, जो भी रिलेटेड कोर्ट है, संबंधित कोर्ट है, मेहरबान कोर्ट है, वहाँ पे जाके आपका एप्लीकेशन दाखिल करने का। ये आपका एक केस का लिमिटेशन का पीरियड है। अब केस किस तरीके से दाखिल होगी कोर्ट में, अब अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप जो भी क्षेत्र में होंगे वहाँ पे जो भी आपके परिचित एडवोकेट होंगे आप उनके पास जा सकते हैं, उनके थ्रू आप आगे की पूरी लीगल प्रोसीजर कर सकते हैं। अब इसके अंदर में कोर्ट के अंदर में आपको जो भी आपका अमाउंट का चेक बाउंस होता है उसका 2% का स्टैम्प ड्यूटी आपको कोर्ट में पे करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल 2% यानी 1 लाख रुपए को 2,000 रुपये, 1 लाख को 2,000 रुपये होते हैं लीगली। और इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है आपकी टोटल अमाउंट के 2%, 1 लाख को 2,000 रुपीज़ आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे केस में 2,40,000 है तो 2,40,000 का 2%। अब आपको कोर्ट में फ़ाइल कैसा करना है, जो भी आपका उनका ट्रांजेक्शन हुआ था उससे रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट्स, आपका चेक जो रिटर्न हुआ है, चेक मेमो, आपका जो स्टैम्प्स परचेज़ करेंगे आप, स्टैम्प्स वगैरह वो सब कुछ आपको आपके एडवोकेट को देना है। आपके एडवोकेट वो सब फाइलिंग करेंगे और उसके बाद में वो केस आपका कोर्ट के सामने पुटअप करेंगे। जब केस आपका कोर्ट के सामने पुटअप होगा उसके बाद में कोर्ट के अंदर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके जो भी एडवोकेट है उनका कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट के बाद में कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो कोर्ट उसके अंदर में ऑर्डर देगा, और ऑर्डर देने के बाद में बी के अगेंस्ट में सेक्शन 138 के अंतर्गत गुनाह नोंद होगा।
तो इस तरीके से एक बार जब उसके ऊपर गुना नोंद हो जाता है, उसके बाद में जो भी वो व्यक्ति है, जैसा ये केस के अंदर में ये जो केस है, ये केस के अंदर ने जो डिस्कस किया ए और बी के बारे में, तो बी ने ए के अगेंस्ट में केस फाइल करी है। तो अब उसके अंदर में जब अगर प्रूफ हो जाता है तो फिर ए के अगेंस्ट में कोर्ट में केस रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में ए को कोर्ट में अपीयर होके उसको उसमें से बेल लेना पड़ेगी। बेल लेने के बाद में वो दोनों मैटर पूरा रेगुलर प्रोसीजर से कोर्ट के अंदर में प्रोसीड होगा। और अगर इस दौरान उसके दोनों के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उसके अंदर में कोर्ट के थ्रू उसके दोनों अंदर में कॉम्प्रोमाइज़ प्रोसेस दे के दोनों कॉम्प्रोमाइज़ भी करके अपना डिस्प्यूट क्लियर कर सकते हैं। और इसके अंदर में अगर नहीं होता है डिस्प्यूट तो फिर केस मेरिट पे चलेगी, और मेरिट पे चलने के बाद में उसका जो भी ये लगता है रिजल्ट लगता है, अगर बी प्रूफ कर देता है कि ए और उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो लीगल था और उसने उसी ट्रांजेक्शन के लिए उसको वो चेक दिया था और चेक बाउंस हुआ था, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है और कोर्ट में अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर वो कोर्ट जो भी मेहरबान कोर्ट है वो कोर्ट को पावर है वो उसके अंदर में क्या ऑर्डर दे। जैसे ये सेक्शन 138 के अंदर में जो दी है तरतूत के हिसाब से कोर्ट उसके अंदर में सज़ा भी दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट की, या अमाउंट का डबल फाइन भी कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, या तो जैसा भी उनको ठीक लगे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो उनका पावर है उसके अंदर में क्या ऑर्डर करते हैं। हाँ, और इस तरीके से आपके केस चलेंगे। और हाल फिलहाल अभी इसके अंदर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अंदर में 2018 के बाद में 18 में एक नया सेक्शन और ऐड हुआ है, सेक्शन 143 सब क्लॉज ए, इंटरिम कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए। यानी जब तक आपकी केस चल रही है उसके पहले आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि केस को चलने के लिए जाहिर सी बात है वक्त लगेगा, उसका जो जजमेंट आने के लिए वक्त लगेगा। तब तक के आप सामने वाले पार्टी से कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं अप टू 20% आपके अमाउंट के, आपकी जो भी अमाउंट है उसका 20% तक के आप इंटरिम कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। फिर वो कोर्ट पे डिपेंड करता है उसमें क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं करना है। और आपके और उनके बीच में अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू भी आप ये मैटर मिटा सकते हो। उसके अंदर में मीडिएशन करके आप ये मैटर क्लियर कर सकते हो कोर्ट के थ्रू। तो इस प्रकार से सेक्शन 138 के बारे में, चेक बाउंस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन था जो आपको मैं अच्छे से होप दे सका हूँ। और आपके कुछ उसके अंदर में प्रश्न होंगे, कुछ आपके शंका होंगी तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, मैं आपको उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरा कांटेक्ट मिलेगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी लीगल उसके अंदर में सजेशन या आपको कोई एडवाइस चाहिए तो ये सेक्शन 138 का संबंध का हमारा वीडियो अभी कंप्लीट होता। तो अभी आप सबसे यही बोलूँगा मैं कि अगर आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो और कौन से लीगल सेक्शंस के ऊपर या कोई भी लीगली प्रॉब्लम्स या लीगल रिलेटेड कौन सी चीज़ पे करो, आप मुझे कमेंट करिए। और कमेंट करने के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा स्टडी करके वो संबंधित सेक्शन या वो संबंधित क्राइम या फिर जो भी रिलेटेड होगा उस पे ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी आपको दी हुई जानकारी से मैं फिर से एक बार मैं आपसे ये होप करूँगा कि आपसे सेटिस्फाइड हुए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर में कमेंट करिए। धन्यवाद।